गुड मॉर्निंग। आज हम मध्यकाल की चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे कि पोथियों की चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 700 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल की महत्वपूर्ण चित्रकला शैली पाल शैली के बारे में चर्चा करने से पहले हम इसकी पूर्व पीठिका के बारे में जानेंगे, जिसके कारण इस चित्रकला शैली का उदय हुआ। भारतवर्ष में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से ही भित्ति चित्रकला का एक संस्थान स्थापित होने लगा था। इस कला शैली में उत्तरोत्तर उच्च कोटि के शिल्प की वृद्धि होती गई, परंतु कुछ शताब्दियों के पश्चात इसकी प्रगति मंद पड़ने लगी। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस शैली की विशेषताएं अधपतन का रूप धारण करने लगी और इस कला शैली के उच्चतम विकास की जो आशा की जाती थी वह अपूर्ण रह गई। लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी आक्रांताओं ने देश में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न कर सुखद वातावरण को नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय लोगों को कला विकास का उचित अवसर ही नहीं मिल सका। कला विकास की स्वच्छंद धारा शिथिल पड़ने लगी। लगभग 1000 वर्ष पश्चात ही पुनः कलाकृतियों के उत्तम उदाहरण प्राप्त होते हैं। इस 1000 वर्ष की मध्यकालीन अवधि की कला के उदाहरण बहुत कम उपलब्ध हैं और इनकी कला शैली बहुत निम्न कोटि की है। भारत में मध्यकाल की लगभग 1000 वर्ष की अवधि के अंतराल में चित्रकला की प्रगति शिथिल होने के अनेक कारण हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि चित्रकला को छोड़कर अन्य कलाएं विकसित हुईं, जबकि चित्रकला नितांत शिथिल पड़ गई। मध्यकाल में भित्ति चित्रण की कला समाप्त होने लगी और जो चित्र बनाए गए वे अधिकांश लघु पोथी चित्र या पटचित्र हैं। संभवतः मुसलमान विजेताओं या आक्रांताओं के द्वारा भित्ति चित्र नष्ट कराए जाने के डर से चित्र ऐसे लघु रूप में बनाए जाने लगे जो आपत्तिकाल में सुविधा से सुरक्षा हेतु साथ में ले जाए जा सके और विनाश से बच सके। इसी कारण अनुमानतः पटचित्र या तालपत्रों पर बने चित्र इस समय में प्रचलित हुए, जो भित्ति चित्र की तुलना में अधिक स्थायी न थे। बौद्ध धर्म प्रचारकों तथा भिक्षुओं को अपने धार्मिक उपदेशों तथा सिद्धांतों के प्रचार हेतु चित्रकला का उत्तम साधन मिला। अतः जब वे दूसरे देशों में धर्म प्रचारार्थ गए तो अपने साथ चित्रपट भी लेते गए। इन पट चित्रों पर भगवान तथागत के उपदेश तथा उनकी जीवन कथाएं चित्रित रहती थी। जनसाधारण को प्रभावित करने में तथा धर्म प्रचार में इन कलाकृतियों का विशेष स्थान था। भारत के समीपवर्ती देशों जैसे खुत्तन, तुर्किस्तान, तिब्बत, चीन, लंका, सियाम, कंबोडिया, बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान, कोरिया तथा जापान में बौद्ध धर्म तथा दर्शन के प्रचार के साथ भारतीय कला इन देशों में पहुंची। बौद्ध कला तथा धर्म के अत्यधिक प्रसार का कारण यह भी था कि जिन देशों की संस्कृति या विचारधारा को अपने बौद्ध आचार्यों ने उच्च आदर्श दिए, वहां उन्होंने उन देशों की संस्कृति तथा विचारधारा से कुछ अपनाया भी। इसी कारण इन देशों की भवन, मूर्ति, वास्तु या चित्रकला का भी भारतीय कला से सन्निकट संबंध प्रतीत होता है। मध्यकाल की चित्रकला को दो भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व मध्यकाल 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल 1000 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। भारतवर्ष में पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के उदाहरण बहुत कम प्राप्त होते हैं। इस समय की अनेक साहित्यिक रचनाओं में चित्रकला का उल्लेख आया है। 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य कुछ भित्ति चित्र बनाए जाते रहे, जिनके उदाहरण एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर या वैरुल की गुफाओं में प्राप्त होते हैं। पूर्व मध्यकाल की चित्रकला के उदाहरणों से ऐसा जान पड़ता है कि चित्रकला की धारा मंद पड़ती जा रही थी, परंतु फिर भी चित्रकला के संबंध में अनेक ग्रंथों में चित्रकर्म संबंधी अध्याय संकलित किए गए। इससे विदित होता है कि चित्रकला संबंधी रीति ग्रंथों की ओर लेखकों का ध्यान विशेष रूप से जा रहा था। उत्तर मध्यकालीन साहित्य में भी चित्रकला का यथेष्ट वर्णन मिलता है। इन वर्णनों से ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रकला का समाज में अत्यधिक प्रचलन था और भवनों आदि में चित्रकारी की जाती थी। उत्तर मध्यकालीन ग्रंथों में चित्रकला का पर्याप्त प्रसंग प्राप्त होता है।
अब हम आज के मुख्य टॉपिक पाल शैली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका समय 730 से 1197 ईस्वी माना जाता है। स्थानेश्वर के राजा हर्ष व गौड़ के राजा शशांक के बाद मगध व बंगाल पर किसी गोपाल ने पाल राजवंश की स्थापना की। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने इस राज्य की अनेक प्रकार से उन्नति की। वह अति धार्मिक प्रवृत्ति, विद्या व्यसनी व कला का आश्रयदाता था। उसने भागलपुर में गंगा के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार बनवाया था। धर्मपाल ने ही ओदांतपुरी व सोमपुरी विहारों को वारेंद्र में बनवाया। धर्मपाल का पुत्र देवपाल मूर्ति, वास्तु व चित्रों का महान उन्नायक सिद्ध हुआ। इसी समय सारनाथ, नालंदा या गया, कुर्कीहारा आदि स्थानों पर मूर्तियां व उकेरियां बनी। उसका पुत्र नारायण पाल था। इसके बाद महीपाल इस राजवंश का प्रतिभाशाली राजा हुआ। इसके समय अनेक पाल पोथियां चित्रित हुई। महीपाल 1023 में चोल राजा राजेंद्र चोल से हार गया था। उसने सारनाथ में कई चैत्य, मूलगंध कुटी व धर्मराज का स्तूप बनवाए। महीपाल का पुत्र जयपाल था और जयपाल का पुत्र विग्रहपाल तृतीय था, जिसके समय में उत्तरी बंगाल में सेन वंश के उदय से बंगाल हाथ से निकल गया। रामपाल पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। हम पाल शैली के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। पाल राजा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने इस धर्म का विकास किया। इसकी संस्कृति की शाखाएं तिब्बत तथा दक्षिणी पूर्वी देश में फैल गई। इसी के साथ महान अजंता परंपरा एक भिन्न रूप में जीती रही। इन्हीं पाल राजाओं के समाश्रय में बौद्ध धर्म अनुयायी जिस चित्रकला का अभ्युदय हुआ वह पाल चित्र शैली कहलाई। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रुबिसो इस चित्र शैली को बिहार शैली कहते हैं, लेकिन इस शैली का विकास उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल आदि क्षेत्रों में होने के कारण से इसे मात्र बिहार प्रदेश से नहीं जोड़ा जा सकता। अतः पाल शैली नाम ही उचित लगता है। 16वीं शती के इतिहासकार लामा तारानाथ ने इसे पूर्वी शैली कहा है, लेकिन यह नाम भी अब उचित नहीं लगता है, क्योंकि पाल शैली को समुन्नत करने वाले केवल पाल राजा थे। पूर्वी शैली नाम से उनकी देन प्रकट नहीं हो पाती है। 16वीं शती के इसी इतिहासकार लामा तारानाथ ने लिखा है कि भारत में दो मुख्य शैलियाँ थीं, एक पूर्वी शैली व दूसरी पश्चिमी शैली। पूर्वी शैली का कार्य वारेंद्र में धर्मपाल व देवपाल के शासन में दो चित्रकारों ने किया, धीमान व उसके पुत्र बितपाल ने। जय, पराजय व विजय नाम के 3 कलाकार और थे। इन सभी के बनाए गए चित्रों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत में भी इसी शैली में काम होता था। मुस्लिम आक्रमणों के समय वहाँ के हिंदू कलाकार भागकर यहाँ व पूर्वी भारत के अन्य स्थानों पर चले गए। बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल की महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों में चित्र प्राप्त हुए हैं। ये सचित्र पोथियाँ अच्छे तालपत्र या राजताल पर लिखी गई हैं। इन पोथियों की अनेक प्रतियाँ नेपाल, बंगाल तथा बिहार के अंतर्गत नालंदा, विक्रमशिला तथा भागलपुर में प्राप्त हुई हैं। इन पोथियों के पन्ने ताल पत्र यानी ताड़ के पेड़ के पत्तों से बनाए गए हैं। ये ताल पत्र के पृष्ठ लगभग 22.5 इंच लंबे तथा 2.5 इंच चौड़े हैं। इन ताल पत्रों से बने पृष्ठों पर देवनागरी लिपि में सुंदर और कटे छटे छापे के समान अक्षरों में ये पोथियाँ लिखी गई हैं। कुछ पोथियों में काली पृष्ठभूमि पर लिखाई सफ़ेद रंग से की गई है। इन पृष्ठों के बीच बीच में आयताकार या वर्गाकार स्थान रिक्त छोड़ दिए जाते थे, जिनमें महायान देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। ये वर्गाकार चित्र 1 या 2 इंच वर्गाकार के होते थे। इन पोथियों में महायान देवी देवताओं तथा बुद्ध के चित्र बनाए जाते थे। इन पोथियों की जिल्द के लिए दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे, जिन पर उसी प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। पटरों पर बुद्ध की जीवनी तथा जातक कथाओं को सुंदर अक्षरों में लिखा जाता था। लिपिकार बड़ी सावधानी से लिखाई करता था।
पाल चित्र शैली के सचित्र ग्रंथ या प्रमुख पोथियाँ। इस प्रकार की सचित्र पाल पोथियों में अष्टसाहस्त्रिका, प्रज्ञापारमिता, गदाव्यूह, पंचरक्षा, साधनमाला, करणदेव गुहा, बोधिचर्या व्रत, पिंगल मत, महामयूरी एवं अन्य महायान बौद्ध पोथियाँ प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की सचित्र पाल पोथियाँ 2 दर्जन से भी कम प्राप्त हैं। तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने धीमान तथा वित्तपाल को पाल शैली या पाल चित्रकला का संस्थापक माना है। ये पोथियाँ विशेष रूप से बंगाल में लिखी गई। शीघ्र ही नेपाल तथा बिहार भी इस शैली के केंद्र बन गए, परंतु नेपाल के चित्रों की मुखाकृतियों में अत्यधिक मंगोल प्रभाव आ गया है। कदाचित यह नेपाल का अपना स्थानीय प्रभाव है। अब हम पाल चित्र शैली की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पाल शैली में चित्रण ताल पत्रों एवं पटरों पर किया गया है, जिनका आकार 1 से 2 इंच तक चौड़ा और 22 इंच तक लंबा है। इनके दोनों ओर देवनागरी लिपि से लिपिबद्ध वर्णन है व मध्य के आयताकार या वर्गाकार भाग में महायान देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। पोथियों के दोनों ओर उन्हें बांधने के लिए जो लकड़ी के पटरे लगाए जाते थे, उन पर भी सुंदर चित्रकारी की गई है। पाल शैली के विषय अधिकतर बौद्ध धर्म से ही संबंधित रहे हैं। इन ग्रंथों में महायान बौद्ध देवी देवताओं, जातक कथाओं यानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के चित्र बने हैं। लाल रंग सिंदूर, हिंगलू और महावर से बनाया जाता था। हरताल और प्यौड़ी से बने पीले रंग, नील और लाजवंत से बने नीले रंग, काले व सफ़ेद रंग का प्रयोग भी पाल शैली में हुआ है, किंतु स्वर्ण का प्रयोग पाल शैली के चित्रों में नहीं दिखाई देता है। संयोजन में अजंता की परंपरा के अनुसार मुख्य आकृति को प्रभाविता प्रदान की गई है, अर्थात दर्शक की आंख सबसे पहले मुख्य आकृति पर ही पड़ती है, उसके बाद अन्य आकृतियों और व्याख्याओं पर जाती है। इन चित्रों में अवकाश का अभाव है, अर्थात खाली जगह कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। संयोजन सरल है व एक रूपता लिए हुए है। चित्रों में सवा चश्म चेहरे ही अधिक बने हैं, नाक लंबी बनी है, आंखें बड़ी तथा पास पास बनी है, हाथ पैरों में अकड़ जकड़ अर्थात कठोरता है, उनकी मुद्राएं कठोर हैं, लिखाई निर्बल है व सिर चपटे बने हैं। आकृतियों में अलंकारिकता है, यथार्थता कम है। आकृतियों की सीमा रेखाएं बनाई गई है। आकृतियों का शैलीकरण किया गया है, यानी सभी आकृतियां एक समान लगती हैं। प्रकृति का सीमित चित्रांकन हुआ है। वृक्षों में प्रायः कदली यानी केला व नारियल को बनाया गया है। स्थापत्य का अभाव है, क्योंकि खाली स्थान कम है, इसलिए भवन भी बहुत कम अंकित किए गए हैं। चित्रांकन काल्पनिक है और रेखाएं बहुत ही सशक्त बनी हैं। विद्वानों ने इस शैली को भारतीय शास्त्रीय परंपरा का अंतिम पड़ाव तथा अजंता शैली की विकृति को प्राप्त अवस्था कहा है, क्योंकि इसके चित्र उतने उन्नत और सुंदर नहीं थे जितना कि अजंता में बने थे। यह शैली ही नाग शैली है, जिसका लामा तारानाथ ने उल्लेख किया था। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह शैली अजंता तथा भारतीय कला परंपरा का ही विस्तार है। हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मध्यकाल की चित्रकला की दूसरी महत्वपूर्ण शैली जैन शैली के बारे में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ आप इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।